और फ्रेंड्स अक्षय प्रजापति एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स इजी। तो यार आज की वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो यार ये वाला जो चैप्टर होने वाला है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और शायद ये थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए। वैसे आई विल ट्राई कि ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है, लेकिन अब हर चीज़ की मैं डिटेल में बताऊँगी, तुम लोग को थोड़ा बड़ा हो भी सकता है। वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो चलो इसी अच्छी बात के साथ शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। तो यार देखो, इसको ना ऐसे समझते हैं, देखो दो तरीके के ना मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, सबको पता है। कुछ होते हैं नेचुरल होते हैं, कुछ होते हैं जो मैन मेड होते हैं या फिर कह लो आर्टिफिशियल होते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं हो सकता जो ना तो मैन मेड हो ना तो नेचुरल हो, है ना। तो कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं, राइट। तो यार उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब नेचुरल मटेरियल्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगा, सॉइल आ जाएगी, वाटर आ जाएगा, सनलाइट आ जाएगी, सीएनजी आ जाएगी, एलपीजी आ जाएगी, कोल, पेट्रोल, फ्रूट्स एंड मिनरल्स। ये सारे क्या नेचुरल है ना तो हम सीएनजी खुद बना सकते हैं, ना एलपीजी, ना पेट्रोल, ना कोल, खुद तो नहीं बनाते, सब नेचुरल है। वही अगर हम लोग मैन मेड की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, कार, बस, टीवी, प्लास्टिक, रबर, फूड, बेड, ब्लैक बोर्ड, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल भी हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये तुम लोगों को क्यों बता रही हूँ, ठीक है, इसका वो क्या है बताने का, मैं क्यों बता रही हूँ तुम लोगों को। तो यार देखो, जो हमारी मैन मेड चीज़ें होती है ना, मैं इनकी बात इस चैप्टर में नहीं करूँगी। हम इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे, नेचुरल मटेरियल। और उस नेचुरल मटेरियल में भी हम लोग ज़्यादातर कोल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो यार अब नेचुरल मटेरियल जो होते हैं ना, देखो यार ये दो तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं, देखो, एक तो होते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, दूसरे होते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। अब दीदी इनका मतलब क्या होता है, मेरे को समझ ही नहीं आया। देखो यार, इन एग्जॉ सॉरी इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं, जो वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो ख़त्म नहीं हो सकते, ठीक है। एग्जॉस्ट मतलब होता है ख़त्म हो जाना। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम कितना भी यूज़ कर लें, कुछ भी कर लें, ये ख़त्म नहीं हो सकते। जैसे कि वाटर, पीछे मैंने वाटर क्यों लगा रखा है, इसीलिए लगा रखा है वाटर। अब तुम लोगों की दीदी ऐसा क्या बात कर रही हो आप, हम लोग को तो बोला जाता है कि वाटर कम यूज़ करो, राइट, एंड ऑल एंड ऑल। तो यार वाटर इनएग्जॉस्टिबल है, लेकिन हम फ्रेश वाटर की अगर बात करें, फ्रेश वाटर ये आ रहे हैं यहाँ पर, फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें तो वो क्या है, वो एग्जॉस्टिबल होता है। क्यों, ऐसा क्यों दीदी, क्योंकि यार देखो, जितना भी पानी होता है ना, वो सारा पानी हम पी तो नहीं सकते। अब जैसे अगर समुद्र के पानी की बात करें तो वो तो हम नहीं पी सकते, क्यों, क्योंकि वो सॉल्टी होता है, राइट। इसी तरीके से यार सब पानी, हर तरीके का पानी नहीं पी सकते। हम जो पानी पी सकते हैं वो होता है फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर बहुत ही कम जितनी परसेंटेज पूरी है ना, जितना हमारे पूरे अर्थ पर पानी है, उसमें सिर्फ कुछ ऑलमोस्ट 1% या फिर 1% से भी कम ऐसा पानी होता है जो फ्रेश वाटर होता है, जिसे हम पी सकते हैं। तो इस वजह से यार फ्रेश वाटर एग्जॉस्टिबल है, लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर तो इनएग्जॉस्टिबल है, वो एग्जॉस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और भी कई चीज़ें होती हैं जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाती हैं। इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो एग्जॉस्ट ना हो, जो ख़त्म ना हो। वहीं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये वो रिसोर्सेज होती हैं जो ख़त्म हो जाती हैं, जो ख़त्म हो जाती हैं। अब यार जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि पेट्रोल की, तो पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि पेट्रोल हमारे पास क्या है, लिमिटेड होता है, राइट। पेट्रोल हमारे पास लिमिटेड है, पेट्रोल एग्जॉस्टिबल है, पेट्रोल ख़त्म हो सकता है, पेट्रोल नॉन इनएग्जॉस्टिबल नहीं है, पेट्रोल ख़त्म हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है यार, क्योंकि पेट्रोल को बनने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। पेट्रोल की जो प्रोसेस है जब वो हो रही होती है वो नेचुरल है, तो उसे बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और हम लोग जितना उसे बनने में तो इतना टाइम लगता है, पर हम लोग तो कितना ख़त्म कर रहे हैं ना, कितना ज़्यादा ख़त्म कर रहे हैं। तो इस वजह से यार वो तो एग्जॉस्टिबल होता है, कोल भी एग्जॉस्टिबल होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, वही जो मैंने बताया, वो रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी मतलब ख़त्म ही ना हो, इतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है कि हम कितना भी यूज़ कर लें वो ख़त्म नहीं
होंगी, जैसे कि सनलाइट हो गई, एयर हो गया, वाटर हो गई। अब एयर क्या ख़त्म होने वाली है? हाँ, ऑक्सीजन ख़त्म हो सकती है। ऑक्सीजन का हम लोग इतना वो कर रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन की पेड़ लगाओ, ये करो वो करो। ऑक्सीजन ख़त्म हो सकती है क्योंकि वो हमें पेड़ से मिलती है, पर अगर मैं कहूँ कि भाई एयर ख़त्म हो जाएगी, तो एयर तो ख़त्म नहीं हो सकती, वो तो इनएग्जॉस्टिबल है अनटिल अनलेस कि कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया वट एवर, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। नेचुरल में अगर नॉर्मली बात करते हैं तो एयर ख़त्म नहीं हो सकती, राइट। आगे बढ़ते हैं। वहीं यार अगर हम लोग बात करें एग्जॉस्टिबल की, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये कैसी होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि लिमिटेड क्वांटिटी में होती हैं। अब यार तुम्हारे घर पे अगर केले आए हैं 1 दर्जन, तो अब यार क्या होगा, 12 12 केले हैं ना वो, तो अब यार तुम खाओगे, तुम्हारे भाई बहन खाएंगे, छीना झपटी करके खाओ, कैसे भी खाओ यार, ख़त्म तो होने ही है वो। भले तुम थोड़ा देर देर कर कर खाओ कि अच्छा ठीक है यार मैं आज नहीं खा रही, कल खा लूँगा, सॉरी कल खा लूँगी या कल खा लूँगा, तो ऐसा तो नहीं है यार कि वो ख़त्म नहीं होंगे। तुम जब खा लोगे तब वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यार वो कुछ लिमिटेड फॉर्म में होते हैं, कुछ नेचुरल। अब मैं केले का एग्जांपल दिया, इसका मतलब केला कोई एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स नहीं है, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और ये ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट बोलते हैं ना, सेफ फॉरेस्ट क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट लिमिटेड क्वांटिटी में है, फॉरेस्ट अनलिमिटेड तो नहीं है। और हम जिस तरीके से फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, काफ़ी जल्दी फॉरेस्ट खत्म भी हो सकते हैं, ठीक है। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, भैया यहाँ पर ये बना दो, यहाँ पर वो बना दो, तो उससे यार वो ख़त्म हो सकते हैं ना। वाइल्ड लाइफ, जानवर, वो भी ख़त्म हो सकते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम, ये दोनों चीज़ें भी ख़त्म हो सकती हैं, ये तो मेन है, इनके बारे में तो हम पढ़ेंगे ही इस चैप्टर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि सन देख रहे हो तुम लोग, तो ये एक इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। वहीं अगर मैं बात करूँ इस फॉरेस्ट की, जो तुम लोग को दिख रहा है अपने स्क्रीन पे, ये एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं यार फिर। अब बात करते हैं यार फॉसिल फ्यूल्स की। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? Some exhaustible resources like coal, petroleum, and natural gas, which are formed from the dead remains of living organisms. These are known as fossil fuels. मतलब क्या? कुछ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कुछ नेचुरल गैसेस होती हैं जो एग्जॉस्टिबल होती हैं, तो इन सब, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो बनते कैसे हैं? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या? कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म था जिसकी डेथ हो गई, जो डेड हो गया, और उसके बाद उसकी बॉडी डिकम्पोज हुई या कुछ हुआ, और उनसे जो चीज़ें बनती हैं वो यार कहलाती हैं हमारी फॉसिल फ्यूल्स। समझ रहे हो बात को? फिर से रिपीट करती हूँ यार एक बार। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं जो, सॉरी, फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जो कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, अगर वो बनते हैं किसी डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन से बनते हैं अगर वो, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। समझ रहे हो? ठीक है। कार्बनाइजेशन क्या होता है? तो देखो यार, हाँ, कार्बनाइजेशन क्या होता है? द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया यार कि जो पेट्रोलियम होता है, जो कोल होता है, इन सबको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। समझ रहे हो ना बात को? तो यार होता क्या है कि इन सबको बनने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इनकी जो स्लो प्रोसेस होती है, ये बनते किससे? डेड वेजिटेशन से। ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, ये इन सब से बनते हैं। होता क्या है देखो, मैं बताती हूँ। अब स्टोरी ऑफ कोल में हम वैसे ही आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ। होता क्या है कि जब ऐसे एनिमल्स और डायनासोर जब हुआ करते थे, या फिर कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट जब डेड हो जाता है, तब क्या होता है कि वो डेड होकर पड़ा रहता है। थोड़े टाइम बाद उसके ऊपर सॉइल, फिर वाटर की लेयर आ जाती है, फिर सॉइल की लेयर आ जाती है, फिर वाटर की लेयर आ जाती है, फिर सॉइल की लेयर आ जाती है, फिर वाटर की लेयर आ जाती है, और वो पूरा कवर अप हो जाता है सॉइल और वाटर की लेयर्स से। इतनी सारी लेयर आ गई ना। अब होता क्या है कि जब इतनी ज़्यादा लेयर्स आ जाती हैं, तब यहाँ पर, ये जहाँ पर हमारा डेड वेजिटेशन था, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इतने हाई टेम्परेचर में जब बहुत टाइम तक ये पड़े रहते हैं ना, तब जाकर कहीं हमारा कोल और पेट्रोलियम ये सब कुछ बनते हैं। तो ये जो स्लो प्रोसेस होती है डेड वेजिटेशन से कोल बनाने तक की, इसको बोलते हैं हम कार्बनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, जो कोल होता है ना, अगर मैं मान लो कोल को जलाती हूँ इन एब्सेंस ऑफ, मतलब यार कोल से मुझे क्या क्या मिल सकता है बेसिकली, अभी ये देखो, इन एब्सेंस वो हम आगे देखेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में।
पहले देखो कि कोल से हमें क्या क्या मिल सकता है। कोल से हमें कोक मिल सकता है, हमें कोल टार मिल सकता है, हमें कोल गैस मिल सकती है। अब दीदी ये क्या होता है, इसके क्या यूजेस होते हैं, तो यार उसकी टेंशन ना लो, वो हम आगे पढ़ेंगे। जो हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ेंगे तो हम इन सब के यूजेस और सब पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात पेट्रोलियम की। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोल और डीजल ये एक नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है एक वर्ड पेट्रा से, जिसका मतलब होता है रॉक, ठीक है, और ओलियम जिसका मतलब होता है ऑयल। एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक अंडर द अर्थ। क्योंकि ये जो हमारे अर्थ के अंदर जो रॉक्स हैं ये वहाँ से मिलता है हम लोगों को, इस वजह से हम लोग ने इसका नाम क्या रख दिया है, पेट्रोलियम रख दिया है, ठीक है। अब पेट्रोलियम जो होता है ना यार, ये काला काला सा होता है। और दूसरी बात पता है, पेट्रोलियम काफ़ी महंगा होता है, बहुत महंगा होता है यार, ठीक है। कि अगर तुम्हें कहीं पे पेट्रोलियम मिलो तुम उसको बेचोगे ना के, तो वो रातों रात अमीर हो सकता है इंसान। पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। तो यार अब हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी, सॉरी, अब हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी, यानी कि हम पेट्रोल को रिफाइन कैसे करते हैं। पेट्रोलियम को रिफाइन करना भी तो ज़रूरी होता है ना। जैसे कि अगर पानी की हम बात करें तो पीने से पहले हम उसको रिफाइन तो करेंगे ना, राइट। या फिर हम किसी भी चीज़ की बात करें, हम उसे खाने से पहले, पीने से पहले, उससे पहले हम साफ़ करते हैं, फिर खाते या पीते हैं, राइट। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। जो प्रोसेस होती है, जैसे पेट्रोलियम में जो अलग अलग चीज़ें होती हैं हम उन्हें निकाल के बाहर रखते हैं, यानी कि पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग, ठीक है। मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से काफ़ी यूजफुल सब्सटेंस, पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से काफ़ी यूजफुल सब्सटेंस ऑब्टेन होते हैं। और ये जो सब्सटेंस नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से ऑब्टेन होते हैं इनको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम 1 मार्कर आ सकता है, MCQs आ सकते हैं, फिलअप बनकर आ सकता है। तो याद रखना कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो होते हैं ना, इनसे जो सब्सटेंस ऑब्टेन होते हैं इनको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल, ठीक है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अब क्योंकि मैंने बताया कि पेट्रोलियम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है और इसका बहुत ज़्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस और यूज़ भी होता है, तो इस वजह से हम इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। सोना होता है ना, बहुत महंगा होता है, वैसे ही पेट्रोलियम भी बहुत महंगा होता है, इस वजह से हम इसको ब्लैक गोल्ड भी। तो अगर तुम लोग को पेट्रोल रिफाइनरी तो समझ में आ गया होगा। अब यार बात ये करते हैं हम लोग कि पेट्रोल रिफाइनरी जो होता है, होता क्या है कि यार जब हम पेट्रोल निकाला हमने और हमने पेट्रोल को रिफ़ाइन किया, तो उसमें हमें ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, काफ़ी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं हम लोगों को। अब होता क्या है कि पेट्रोल को रिफ़ाइन करते वक्त हम लोग को जो चीज़ें मिलती हैं वो हमारे काफ़ी काम आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने समुद्र से पानी लिया, तो यार अब मैं उसको थोड़ा सा साफ़ कर पीऊँगी ना, ऐसे थोड़ा ना उठाया समुद्र से और पी लिया, ऐसे थोड़ा ना पीऊँगी। उसमें एक तो नमक होता है, पहले तो वो हटाना पड़ेगा, बैक्टीरिया वगैरह होगा वो सब हटाना पड़ेगा, वो सब हटाना पड़ेगा। तो सब हटाने के बाद फिर जब पानी ठीक हो जाएगा साफ़ सुथरा, तब पीऊँगी मैं, है ना। अब होता क्या है कि अगर मुझे मान लो समुद्र के पानी में से सॉल्ट है, अब मुझे वो सॉल्ट निकालना पड़ेगा, मुझे समुद्र के पानी को रिफ़ाइन करना है। तो जब मैं उसको रिफ़ाइन करूँगी तब एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर मुझे सॉल्ट मिलेगा। आएगी या नहीं आएगी? देखो भाई, समुद्र का पानी है, उसमें क्या होता है, सॉल्ट होता है, नहीं होता है, और वाटर तो होता ही होता है। समुद्र के पानी में सॉल्ट मिला हुआ होता है। अब जब मैं वाटर को रिफ़ाइन कर लूँगी तब एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर मुझे सॉल्ट मिलेगा, समझ रहे हो। तो वो सॉल्ट मेरे काम आ जाएगा ना, वो सॉल्ट मेरे काम आ जाएगा। तो उसी तरीके से यार कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को रिफ़ाइन कर रहे होते हैं और हमें कोई चीज़ मिल जाती है, ठीक है, जो हमारे काम आ जाती है ना। जैसे कि अब चाय की पत्ती है, अब अगर तुमने चाय बनाई है तो चाय की पत्ती फेंक दोगे, वो काम नहीं आएगी। चाय को रिफ़ाइन किया, चाय की पत्ती फेंक दी। पर कुछ चीज़ें रिफ़ाइन करते वक्त हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो हमारे काम आ जाती हैं। सेम यार पेट्रोलियम में होता है। पेट्रोलियम में क्या होता है कि हमें ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करते वक्त जो अलग अलग तरीक़ों से हमारे काम में आ जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या क्या मिलता है हमको। तो एक तो यार हमको मिलती है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। पेट्रोलियम गैस मिलती है किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG, हम इसको घर में यूज़ करते हैं नहीं करते हैं, सिलेंडर आते हैं उसमें LPG गैस ही तो भरी होती है, तो हम इसको घर में यूज़ करते हैं।
पेट्रोल मिलता है पेट्रोलियम की रिफाइनरी करते वक्त हम लोगों को। अब पेट्रोल के तो कितने यूजेस हैं, मुझे नहीं लगता गिनाने की ज़रूरत है, सबको पता है यार, हम लोग व्हीकल्स चलाते हैं उसमें पड़ता है और कई चीज़ों में पड़ता है। कैरोसिन भी मिलता है हम लोग को, जो हम लोग पेट्रोल को रिफ़ाइन कर रहे होते हैं। अब कैरोसिन स्टोव्स में यूज़ किया जाता है, लैंप्स में और जेट एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनमें कैरोसिन यूज़ किया जाता है। डीजल भी मिलता है यार। अब डीजल सभी को पता है मोटर व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज़ किया जाता है। ल्यूब्रिकेंट ऑयल भी मिलता है यार हम लोगों को, ये ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग को पैराफिन वैक्स भी मिलता है, ठीक है, ये कैंडल्स वगैरह वैसलीन वगैरह इन सब में होता है, ठीक है। ये जो वैसलीन वगैरह होती है ना, ये सब किससे, ये इन्हीं चीज़ों से बनी होती है। जो वैसलीन वगैरह तुम लोग सुनते हो ना, ये पेट्रोलियम से ही बनी होती है, पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करते वक्त ही ये बनती हैं। समझ रहे हो बात को। बिट्यूमेन, बिट्यूमेन तो यार एक बहुत ही वो पेट्रोलियम है, रोड वगैरह तुम लोगों ने देखी होगी बन रही होती है तो उस टाइम पर बिट्यूमेन का यूज़ किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, उस टाइम पर बिट्यूमेन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ब्लैक कलर का होता है ये, पढ़ेंगे आगे हम लोग। तो यार इन सब चीज़ों के लिए अब देखो ये इतने हमें अलग अलग साथ दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है और भी हमारी बुक में, अब सारे तो नहीं दे देंगे ना वो, तो यार इतने ही हमारी बुक में दिए हुए हैं, तो यार हम लोग को कई चीज़ें मिल जाती हैं जो हम पेट्रोल को रिफ़ाइन कर रहे होते हैं और वो चीज़ें हमारे अलग अलग तरीके से काम आ जाती हैं। पेट्रोलियम अलग तरीके से काम आएगा, पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करते वक्त जो मिला वो अलग तरीके से काम आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ पेट्रोलियम, हमने ये तो देखा कि हम पेट्रोलियम को रिफ़ाइन कर रहे हैं तो हमें जो जो मिल रहा है वो किस किस काम आएगा हमारे। अब भैया हम रिफ़ाइन पेट्रोल को कर रहे, पेट्रोलियम को कर रहे हैं, तो वो भी तो किसी काम आएगा ना। अगर मैंने पानी को रिफ़ाइन किया, उस टाइम पे मुझे सॉल्ट मिला, तो मैंने ये तो देख लिया कि भाई ठीक है सॉल्ट मैं खाने में डाल लूँगी, ये कर लूँगी वो कर लूँगी। अरे भैया अब जो पानी का भी तो कुछ करूँगी ना। तो उसी तरीके से यार पेट्रोलियम के देखते हैं हम क्या पेट्रोलियम करता है। कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है पेट्रोलियम, ठीक है। साथ ही साथ हमारे जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उसमें पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और किस चीज़ में, पेंट में भी पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस हैं किसके, पेट्रोलियम के। पेट्रोलियम के बहुत सारे यूजेस होते हैं यार, इतने यूजेस में गिनाने बैठे तो फिर मतलब सदियाँ ही बीच है। बट यहाँ पर मैं सारे तो नहीं बता सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने 3 तुम लोग को बता दिए। ऐसे बहुत सारे यूजेस होते हैं पेट्रोलियम के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेचुरल गैस की बात करते हैं। हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लिया, अब ज़रा नेचुरल गैस पे आ जाते हैं। ये क्या होता है, नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच आर रिच इन हाइड्रोकार्बन। कोई भी ऐसी गैसेस का मिक्सचर जो जिनमें हाइड्रोकार्बन ज़्यादा हो, समझो हाइड्रोकार्बन ज़्यादा हो जिसमें, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा नेचुरल गैस, ठीक है। जैसे कि ये तुम लोग देख रहे हो, ये एक नेचुरल गैस है। अब ये क्या होती है, हमारे सबके घर में जल रही होती है यार, ये क्या है, गैस ही तो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। भैया ये तो तुम लोगों को याद हो ही गई होगी, अब तक तुम लोगों ने इस चैप्टर में भी तुम लोग पढ़ रहे हो और तुम लोगों ने अभी तक बहुत बड़ा LPG और CNG तो पढ़ा ही होगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये फुल फॉर्म भी आ जाती है कई बार, तो फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, नहीं होती है तो करो फिर, है ना, आ सकती है तुम लोग की। तो यार लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की अगर हम बात करें तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम उसे कहाँ यूज़ करते हैं। हम सबके घर में सिलेंडर आता है, उसमें हम यूज़ करते ही करते हैं कुकिंग के लिए, समझ रहे हो ना बात को। तो यार हम अपने घर में जो सिलेंडर यूज़ करते हैं उसमें LPG गैस ही भरी होती है। तो LPG गैस का तो एक बहुत ही कॉमन यूज़ है हमारे सबके घर में खाना बनाने में, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं CNG की। तो CNG क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG की बात की तो CNG होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, ठीक है। अच्छा अब ये क्या होता है दीदी, नेचुरल गैस इज़ मेनली यूज एज अ फ्यूल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। नेचुरल गैस मेनली यूज़ की जाती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। नेचुरल इन कंप्रेस्ड फॉर्म इज़ यूज एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स। जब हम इसे नेचुरल गैस को कंप्रेस कर देते हैं, अब कंप्रेस करना क्या होता है, मतलब दबाना। मान लो कि कोई चीज़ है, जैसे कि कोई फोम है, मैं उसको दबा रही हूँ ऊपर से, इसका मतलब मैं उसको कंप्रेस कर रही हूँ। तो अब देखो यार होता क्या है, अब मैं थोड़ी साइंस तुम लोग को समझा रही हूँ, अगर तुम लोग को ये समझ ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तुम लोगों ने यार बचपन से पढ़ा होगा लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, पढ़ा होगा ना बचपन से, बहुत ही पास पास होते हैं, राइट। लिक्विड के थोड़े दूर दूर होते हैं, लिक्विड के थोड़े से दूर दूर होते हैं,
और गैस के बहुत ही दूर होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। अब होता क्या है, ये गैस है। अब नेचुरल गैस भी क्या है, गैस है। अब जब हम इस नेचुरल गैस को थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, ठीक है, अब इसे कंप्रेस करने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वो हमारे काम का नहीं है। लेकिन जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा पास में आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब हम इसको कंप्रेस करते हैं, ठीक है, जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो ये एक नया रूप ले लेती है जिसको हम सीएनजी बोलते हैं, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब हम इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं फिर हम इसको व्हीकल्स वगैरह में यूज़ करते हैं। काफ़ी लोगों ने, तुम लोगों ने कहा मतलब काफ़ी लोगों से सुना होगा कि भाई हमारी जो कार है उसमें वो बोलते हैं कि गैस भरवाई, तो वो सीएनजी गैस से ही चलती है, ठीक है। कार में एलपीजी गैस नहीं भरी जाती, ठीक है, तो सीएनजी ही भरी जाती है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ सीएनजी के यूजेस गिनाने की ज़रूरत है क्या यार? देखो यार, पावर जनरेशन में भी सीएनजी का यूज़ होता है, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स तो सबको पता ही होगा। क्लीनर फ्यूल में भी यूज़ होता है, ठीक है, क्लीनर्स वगैरह में भी सीएनजी का यूज़ किया जाता है। फ्यूल इन होम्स में भी यूज़ किया जाता है इसको। इंडस्ट्रीज़ विच कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, अब काफ़ी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो पाइप से सीएनजी को इधर उधर सप्लाई करती हैं, ठीक है। सीएनजी जो है पाइप के थ्रू सप्लाई होती है, ठीक है। तो ये भी, तो भाई सीएनजी को हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं भरने के लिए। और सीएनजी जो होती है ना, ये पाइप्स के थ्रू घर में सप्लाई की जाती है, ठीक है। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर में भर के आती है, वैसे सीएनजी जो है वो पाइप्स के थ्रू सप्लाई की जाती है, जैसे कि पीछे हम लोगों ने देखा। तो इंडिया में कुछ रिजर्व्स हैं, ठीक है, नेचुरल गैस के, ठीक है, हमारी कंट्री में, जहाँ पर ये सीएनजी पाइप्स के थ्रू सप्लाई की जाती है। कहाँ कहाँ है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्ण गोदावरी डेल्टा, ठीक है, ये राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, रिवर डेल्टा ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, एंड यहाँ त्रिपुरा। 4 जगह भी हमारे यहाँ जो है रिजर्व्स हैं किसके? नेचुरल गैस के। ये 4 नाम याद रखना यार, थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम नेचुरल गैसेस आर लिमिटेड। अब यार कुछ नेचुरल गैसेस लिमिटेड है, हम सबको पता है। कुछ ऐसे नेचुरल गैसेस है जो कैसी हैं? लिमिटेड हैं। They cannot be created in laboratory as it is not possible to create the natural conditions under which they are formed. कुछ नेचुरल गैसेस ऐसी होती हैं जिन्हें हम लेबोरेटरीज में नहीं बना सकते, यानी कि हम ऐसी कंडीशंस नहीं ला सकते, हम ऐसी कंडीशंस को क्रिएट नहीं कर सकते जिन कंडीशन में एक्चुअल में वो गैसेस बनती हैं। वो कंडीशन नेचुरली खुद ही क्रिएट होती है, हम खुद से चाहें तो उसे क्रिएट नहीं कर सकते। अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है कि वो खुद से वैसी कंडीशंस क्रिएट कर दे कि ये चीज़ें बन जाए। समझ रहे हो ना बात को? मोरोवर इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर देम टू बी फॉर्म्ड, और इन्हें बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। मतलब ये इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं बनती है। देखो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, कुछ नेचुरल गैसेस हैं, इन सबको बनने में यार बहुत टाइम लगता है। अगर तुम सोच रहे हो कि कुछ दिनों में बन जाती है तो ऐसा नहीं यार, साल क्या, इसमें हज़ारों साल लग जाते हैं बनने में, ठीक है। तो इन इंडिया द पेट्रोलियम रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइसेस पीपल, सॉरी ये पेट्रोल है, ये पीपल नहीं है, सॉरी, हाँ ये पेट्रोल है यहाँ पर, ठीक है, पेट्रोल, ठीक है। एडवाइसेस पेट्रोल डीजल वायर ड्राइविंग। अच्छा देखो, थोड़ी सी यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गई है। बेसिकली इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि पीपल रिसर्च एसोसिएशन यानी कि PCRA जो इंडिया में है वो एडवाइस करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें पेट्रोल को बचाना है, ठीक है। अब यार देखो, पेट्रोल को बचाने के 2 तरीके हैं, या तो हम पेट्रोल के यूज़ को बंद कर दें या तो हम पेट्रोल के यूज़ को ही बंद कर दें, जो कि पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है। हम पेट्रोल के यूज़ को कम कर सकते हैं लेकिन हम बंद नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अभी इतनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सब आए हैं कि हम हर चीज़ के लिए उसको यूज़ करें, ठीक है। और हमें जब कहीं दूर जाना होता है तो हम लोगों को इन ट्रांसपोर्ट्स को यूज़ करना ही पड़ता है जहाँ पर पेट्रोल यूज़ हो रहा हो, राइट। हाँ, हम इसको कम ज़रूर कर सकते हैं कि पास में कहीं जाना है तो हम पैदल चले जाएँ, साइकिल से चले जाएँ, यार हेल्थ भी अच्छी रहेगी, लेकिन हम बंद नहीं कर सकते राइट नाउ, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल टू अवॉइड द यूज़ ऑफ पेट्रोल, ओके, पूरी तरीके से हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो यार हम लेकिन पेट्रोल को बचा ज़रूर सकते हैं। ड्राइविंग करते टाइम हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं, ये देखो। ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। अगर हम एक कॉन्स्टेंट और मॉडरेट स्पीड पर ड्राइव करते हैं तो भी हमारा पेट्रोल बचता है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्पीड पे या बहुत कम स्पीड में ड्राइव करते हैं
तो हमारा पेट्रोल जो है ना वो जल्दी ख़त्म होता है। जैसे कि घर में तुम लोगों ने कई बार सुना होगा, पंखा 5 नंबर पे चलाओ तो भी डांट पड़ती है और 2 पे चलाओ तो भी डांट पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब पंखा धीरे चल रहा है तब वो ज़्यादा एनर्जी ले रहा है, और जब वो तेज़ चल रहा है तब भी वो ज़्यादा एनर्जी ले रहा है। लेकिन जब वो एक कांस्टेंट स्पीड पे चलता है, एक मॉडरेट स्पीड पे चलता है, तब वो ज़्यादा एनर्जी नहीं लेता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यार अगर हम कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे चला रहे हैं अपनी कार को, तो वो ज़्यादा एनर्जी नहीं कंज्यूम, ज़्यादा पेट्रोल नहीं कंज्यूम करती हैं। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स। जब ट्रैफिक लाइट होती है यार, रेड होती है, हम लोग रुकते हैं वहाँ पर, तो उस टाइम पे अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि उस टाइम पर अगर इंजन ऑन रहेगा तो जो कार है वो पेट्रोल यूज़ करती रहेगी। ठीक है, पेट्रोल ख़त्म होता रहेगा, तो उस टाइम पर इंजन ऑफ कर दो। जैसे ही ग्रीन हुई इंजन ऑन कर सकते हैं हम दोबारा से। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। करेक्ट टायर प्रेशर होना चाहिए यार, टायर प्रेशर कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे भी पेट्रोल की जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा हो जाती है कई बार। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। व्हीकल को रेगुलर मेंटेन करवाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम मेंटेन नहीं करवाते हैं रेगुलर, और फिर इस वजह से किसी भी कोई भी फॉल्ट हो जाता है उसमें, इसकी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करने लगता है वटेवर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रेगुलर मेंटेनेंस करानी है अपने व्हीकल्स की। ठीक है, तो यार अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। बुक में ये टॉपिक हम लोग को थोड़ा सा ऊपर दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इस टॉपिक को लास्ट में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक था, तो मैं सोचा ये लास्ट में पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन देखो होता क्या है। देखो यार, दो चीज़ें होती हैं। एक है कि हम कार्बन को बर्न कर रहे हैं, हम इसको बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम कार्बन को बर्न कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मतलब कहीं भी बर्न करने लग जाओ कार्बन को, हर जगह ऑक्सीजन मिल जाएगी, ज़्यादातर जगह, है ना। तो यार अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ठीक है, तो हम सभी को पता है कि क्या मिलता है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 मिलती है, CO2 मिलती है। अगर हम कार्बन को देखो, इसकी तो रिएक्शन क्या होती है, देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड, मैं इसके आगे यहाँ लिख रही हूँ ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन क्या होती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, यानी कि अगर हम कार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। यार बचपन से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं, हमको पता है। रिएक्शन याद नहीं भी हो रही तब भी कोई इतना बड़ा इशू वहाँ पर नहीं है। हम लोग कोल को, या हम कोल को जब प्रेजेंस ऑफ एयर में, सॉरी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर हम जलाएंगे कोल को, दो तरीके से ला सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ, सॉरी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर हम जलाते हैं किसे, कोल को, तो यार देखो हमें 4 चीज़ें मिलती हैं, कोक, कोल टार, कोल गैस और लिकर अमोनिया। समझ में आ नहीं रहा होगा, अब इसे हम देंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये नाम कहाँ से आया, ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम कोल को एयर की एब्सेंस में जलाते हैं, उस प्रोसेस को ही बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, अब यार एक बार ये देख लेते हैं कि प्रोसेस में होता क्या है। तो यार इसमें हम पहले तो टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं 2। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर पाउडर्ड कोल रखते हैं। पाउडर्ड कोल मतलब दीदी, कोल को लिया, उसको पीस लिया, ठीक है, और पाउडरी बना लिया उसको, और उसको इसमें रख दिया। अब मेक श्योर, क्योंकि हमें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जलाना है, तो इसको हम एक कॉर्क से कवर कर देते हैं ताकि इसके अंदर हवा ना जा पाए। इसके अंदर हवा ना जा पाए, इस वजह से हम इसे एक कॉर्क से कवर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। अब हमने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया। और हाँ, एक और चीज़ की हमने कि एक इधर और टेस्ट ट्यूब, जो दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया था, उसको भी कवर तो कर दिया, साथ ही साथ उसमें हमने थोड़ा सा पानी भर दिया। उसमें हमने थोड़ा सा पानी भर दिया और उससे एक और पाइप कनेक्ट कर दिया जो कि बाहर के लिए जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इन पाइप्स के और सबके काम किया वो हम देखते हैं। ये जो हमने पाउडर्ड कोल लिया था, हमने इसको हीट करना शुरू किया, हमने इसको हीट करना शुरू किया। तुम लोग देखोगे जब इसको हम हीट करना शुरू करेंगे, तब थोड़ी देर बाद यहाँ से गैस टाइप की निकलेगी, एक गैस टाइप की निकलेगी, जो ऐसे निकलते 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 इसमें जाएगी। थोड़ी देर बाद देखोगे यार कि नीचे थोड़ा डेंस और ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस इकट्ठा होने लगेगा। डेंस होगा, भारी होगा, और ब्लैक कलर का सब्सटेंस इकट्ठा होने लगेगा। उसी को यार बोला जाता है कोल टार। फिर थोड़ी देर बाद तुम लोग देखोगे कि जब कोल टार हो जाएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रे कलर का, थोड़ा सा ग्रे कलर का और लिक्विड लिक्विड सा वहाँ पर आने लगता है, तो उसको बोलते हैं लिकर अमोनिया। उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लिकर अमोनिया। ठीक है, और
होगा क्या कि जो जो जितने को अब यहाँ से जितनी भी गैस आई उसमें से कुछ गैस तो यहाँ कोल टार में बन गई, कुछ ने लिकर अमोनिया बना दिया, ठीक है। कुछ गैस होगी जो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, इसको हम बोलते हैं कोल गैस। जो गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी इसको हम बोलते हैं कोल गैस। एक बार फिर से देखो, बहुत ईजी से है यार। देखो होता क्या है कि जो हम पाउडर्ड कोल को जलाएंगे, ठीक है, जब हम पाउडर कोल को जलाना शुरू करेंगे, हीट करना शुरू करेंगे, जलाएंगे नहीं, हीट करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से एक गैस टाइप की निकलेगी, इस पानी में जाएगी जब वो, तो थोड़ी देर बाद नीचे एक डेंस और ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाएगा, वो होता है कोल टार। उसके ऊपर एक ग्रे कलर का थोड़ा सा और लिक्विड सा सब्सटेंस बन जाएगा, जो होता है हमारा लिकर अमोनिया। और थोड़ी सी गैस जो होगी वो इस पाइप के थ्रू बाहर निकल जाएगी, जो होती है हमारी कोल गैस। साथ ही साथ ये जो पाउडर हमने हीट करना शुरू किया था, जब ये सब चीज़ें मिल गई हों, उसके बाद जो बचेगा यहाँ पर, वो हमारा बन जाता है कोक या फिर पाउडर्ड कोक, ठीक है, उसी को कोक बोलते हैं, ठीक है। तो यार आई होप समझ में आ गया होगा। जो हमने पाउडर्ड कोल को हीट किया तब एक गैस निकली, जो गैस जब दूसरे टेस्ट पाइप के थ्रू जब दूसरे टेस्ट ट्यूब के वाटर में गई, तब नीचे उसने थोड़ा सा लिक्विड, थोड़ा सा डेंस और ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस बना लिया, जिसे बोलते हैं कोल टार। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लिक्विड और ग्रे कलर का सब्सटेंस बनने लगा, वो होता है हमारा लिकर अमोनिया। और थोड़ी सी गैस जो उसमें जा रही थी, उसमें से थोड़ी सी गैस बाहर निकल गई दूसरे पाइप के थ्रू, जो होती है हमारी कोल गैस। और साथ ही साथ हमने जिस कोल को हीट किया था, वो कोल हमारा थोड़े टाइम बाद क्या बन जाता है, कोक बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमें जो जो चीज़ें मिलती हैं उसके काम क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ से हमें कोक मिला, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है, ये टफ पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है। वहाँ पे हमने पाउडर्ड कोल रखा था, तो हमें पाउडर्ड कोक मिलेगा। लेकिन वैसे कोक टफ होता है, ठीक है, टफ पोरस और ब्लैक होता है सब, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट प्योर कार्बन होता है, इसमें मोर देन 90% कार्बन होता है, ठीक है। कोक में मोर देन 90%, कोल में भी बहुत कार्बन होता है, लेकिन कोल से भी ज़्यादा कार्बन कोक में होता है, ठीक है। यूज मैन्युफैक्चर फॉर स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, कई मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए और स्टील बनाने के लिए कोक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कोक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारे लिए, ठीक है। टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है, ऑलमोस्ट प्योर कार्बन होता है ये। साथ ही साथ ये स्टील के मैन्युफैक्चर में और कुछ मेटल्स को, कई मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है। आगे आता है हमारा कोल टार। कोल टार की अगर हम लोग बात करें तो ये ब्लैक थिन लिक्विड होता है, ब्लैक थिन लिक्विड। और इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही अनप्लीजेंट सी होती है, बड़ी बेकार सी स्मेल होती है, ठीक है। ब्लैक थिक लिक्विड होता है, मतलब गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड होता है ये, ठीक है। और इसकी, मैंने बोलता ना डेंस, तो ये गाढ़ा लिक्विड होता है और इसकी अनप्लीजेंट यानी कि बहुत बेकार सी स्मेल होती है, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, इन सब में कोल टार का यूज़ किया जाता है। यूजेस ऑफ कोल टार भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दीज डेज बिट्यूमेन, अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इज़ यूज इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटलिंग द रोड्स की मेटलिंग तुम लोगों ने देखी होगी, की जाती है, ऊपर से रेड ब्लैक कुछ डाला जाता है, और कभी देखी हो रोड बनते हुए, रास्ते में आ रहे हो और दिखी हो, तो वो जो होता है ना, वो बिट्यूमेन होता है। मतलब आप कोल टार वैसे यूज़ किया जाता है, लेकिन अब मतलब इन दिनों क्या होता है कि बिट्यूमेन भी थोड़ा सा यूज़ कर लिया जाता है, जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। तो मेटलिंग करने के लिए रोड्स की कोल टार और बिट्यूमेन कुछ भी यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात कोल गैस की। तो यार कोल गैस जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा कई इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है कोल गैस, ठीक है। और कोल गैस के इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी अलग अलग यूज़ होते हैं, ठीक है। लास्ट आता है हमारा लिकर अमोनिया। ये काफ़ी सारे हेल्पफुल होता है हमारे एवरीडे लाइफ में, क्योंकि ये क्लीनिंग एजेंट की तरह भी काम किया जाता है। सैनिटाइज़र और जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री क्लीनर्स होते हैं, हमारे घर में कई सारे क्लीनर्स होते हैं और सब होते हैं, उन सब में भी लिकर अमोनिया पाया जाता है। लिकर अमोनिया से ही वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर तुम लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में यार तुम लोग पूछ सकते हो, एंड आई डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू द आंसर, ठीक है। और यार वैसे तो ये चैप्टर हम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेरी हो तो पूछ लेना, ओके।
तो इसी के साथ यार ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, और चैप्टर को ख़त्म करने के साथ साथ हम एक अच्छा सा थॉट भी देख लेते हैं। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस बी योर नॉइस। यानी कि यार साइलेंटली वर्क करो, ठीक है, शांति से फोकस के साथ अपना काम करो, बताओ मत किसी को कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग सिर्फ बताते ही रह जाते हैं और कुछ करते नहीं हैं, ठीक है। और एक तुम लोग को फैक्ट बताती हूँ मैं, एक साइकोलॉजी फैक्ट। ये प्रूवन है, ये एक फैक्ट है कि अगर आप कोई काम को करने से पहले किसी को बता देते हैं कि मैं ये काम करने वाला हूँ या मैं ये काम करने वाली हूँ, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप उस काम को नहीं करेंगे, ठीक है। वहीं अगर आप नहीं बताते हैं किसी को, पहले उस काम को कर देते हैं और फिर बताते, तो फिर तो कर ही दिया ना काम। लेकिन ये इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आपने किसी को बता दिया तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अब उस काम को नहीं करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले अपने काम को करो, पूरी शिद्दत से करो, ठीक है। उसके बाद यार आपकी सक्सेस खुद ही शोर मचा देगी, आपको किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपने कितनी मेहनत की है, ठीक है। तो इसी के साथ यार हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं तुम लोगों से न्यू वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, कुछ नया सीखेंगे। यहाँ भी हमने बहुत कुछ सीखा, आगे भी कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ यार आज के लिए इतना ही। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।